जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन स्पेशली यहां पर मॉक टेस्ट कराई जाती है इस चैनल पर। और ये मॉक टेस्ट 46 से इसके पहले 1 से लेकर 45 तक मॉक टेस्ट कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आप इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, वो इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस साथ में करते रहना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, अगर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ट्रिक और अप्रोच देखिए कि कौन सा अप्रोच लगाया जा रहा है उसको जल्दी से सॉल्व करने का। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने के लिए सभी विद्यार्थी कर सकते हैं अगर टाइम भरपूर मिले तब, लेकिन सब खेल टाइम का है। प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में उसको चटका दिया जाए, ठीक है ना। बहुत शानदार। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग पहले लाइक कर दीजिए, है ना। सब लोग लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल, है ना। और देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ट्रिक्स देखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे और तब आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए बोला है कि यहाँ पर 3:4:5, ठीक है। 3 संख्या है और तीनों का अनुपात दे दिया है, ठीक है। बहुत शानदार। अच्छा, एलसीएम दे दिया है 4200, तो एचसीएफ निकाल देना है। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है ये देखिए, ट्रिक से देखिए। बोला है कि आपके हिसाब से तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना। आपके हिसाब से तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौका 20, 20 3 60। आपके हिसाब से 60 यूनिट इसका एलसीएम आ गया। आपके हिसाब से 60 यूनिट इसका एलसीएम आ गया, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 4200 रुपया एलसीएम है। यानी अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 1 0 से 1 0 टर्मिनेट हो गया, 6 से काटेंगे एक बार में, 6 7 42 70 हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 70। जब 1 यूनिट का वैल्यू 70 हो गया तो सवाल में बोला है कि एलसीएम एचसीएफ बता दीजिए। क्या बोला है सवाल में कि एचसीएफ बता दीजिए। अब एक बात बताइए, तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो कहेगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या भी है इसमें, और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। या ऐसे भी मैंने बताया था कि लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। यहाँ 3 4 5 है, लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। और यही 1 का वैल्यू दिया है 70, यही 1 का वैल्यू दिया है 70, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। पूछा था ना महत्तम समापवर्तक बताना है। क्या बताना है? महत्तम समापवर्तक बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकाल दिया, 5 चौका 20, 20 3 60, 60 से काट दिए, 6 7 42, 70 हो गया। एचसीएफ 1 होता है, 70 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन एरर है। ऑप्शन क्या है? एरर है। आप x के साथ भी मान कर बनाइएगा तभी यही आंसर आएगा। अगर आप यहाँ x भी मानते हैं 4x 3x 5x तब भी वही आंसर आएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन में तो है ही, ऑप्शन है यहाँ सी ऑप्शन। माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन एरर नहीं है, ऑप्शन में है, यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल में कहता है कि 7 संख्याओं का समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य कितना। एक बात बताइए, 7 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, तो कहिएगा कि 7 संख्याओं का माध्य 81 है। तो इसका अगर योग निकाले, योग, तो 7 में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 कम 7 हो जाएगा और 8 7 56 हो गया। ये 7 संख्याओं का योग आ गया। अच्छा, एक और बात दिया है इसमें, क्या बोला है कि उसमें से एक संख्या हटा दिए, 7 में से 1 कम करिए तो कितना होगा, 6 होगा।
7 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। यानी 6 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 78 दिया है। तो 6 संख्याओं का अगर योग कोई पूछे तो क्या बताइएगा, इसी 6 में 78 से गुणा कर दीजिएगा। तो 8 छक 48 हो गया और 6 सत्ते 42, 42 और 4 हो गया 46। ठीक है ना। अब आपको बोला है कि निकाली गई संख्या बता दीजिए। तो इसका ट्रिक क्या है, इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। निकाली गई संख्या पता चल जाएगा। माइनस करिए, 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ 15 में से 6 गया तो 9 हो गया। 99 आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी निकाली गई संख्या जो है वो 99 है। निकाली गई संख्या कितना है, 99 है। यानी ऑप्शन हो गया डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करते रहें। सवाल में कहता है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी ये बताना है। अब देखिए, समझिएगा बात। एक बात बताइए कि अगर कोई ट्रेन है, समझिएगा ध्यान से, अगर कोई ट्रेन है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई ट्रेन है और ये ट्रेन अगर किसी पुल को पार करे, ध्यान दीजिएगा, कोई पुल को पार करे, कोई नदी को पार करे, कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है ना, किसी ऐसी जिसकी लंबाई कुछ न कुछ हो, उसको अगर पार करे और डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस ट्रेन का और इसका, जो जिसको पार करे उसको, दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब डिस्टेंस निकलेगा। यहाँ ट्रेन की डिस्टेंस हो जाएगी टी लिख देते हैं, और पुल को पार करेगी तो ब्रिज लिखेंगे, नदी को पार करेगी तो रिवर लिखेंगे, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब पी लिखेंगे। यानी ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ देंगे तब पूरा डिस्टेंस होगा। या पुल अगर पार कर रही है तो ब्रिज को जोड़ देंगे ट्रेन के साथ, तब पूरा डिस्टेंस निकलेगा। लेकिन यही ट्रेन, ध्यान दीजिएगा, यही ट्रेन किसी खंभे को पार करे या कोई व्यक्ति को पार करे, तब यहाँ पर डिस्टेंस केवल ट्रेन की लंबाई होगी, तब यहाँ डिस्टेंस केवल ट्रेन की लंबाई होगी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस 400 मीटर लंबी ट्रेन जो है 400 मीटर लिख देंगे, और प्लस 300 मीटर पुल है तो 300 लिख देंगे, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई 700 मीटर। ठीक है। अच्छा, 70 सेकंड में पार करती है, मतलब टाइम भी दे दिया है कितना बाबू, तो कहेगा कि 70 सेकंड दे दिया है। बहुत शानदार। ट्रेन की गति निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है, तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, 700 है। टाइम कितना लग रहा है, 70 सेकेंड लग रहा है। 1 0 से 1 0, 7 से काटेंगे तो 10 बार आ गया, तो ये मीटर प्रति सेकेंड आएगा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 दूना 10 हो गया, 18 दूना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा कि ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि मैं बताना आपको क्या चाहता हूं। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए, बोला है कि सरलीकृत करिए। देखिए, यहां बोला है कि बोल दिया है 17 दे दिया है, -4.5 दे दिया है, और डिवाइड दे दिया है 9, प्लस दे दिया है 1.3, इंटू दे दिया है 0.6, और प्लस दे दिया है 0.4। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक काम करिए, सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड करेंगे। तो 17 ऐसे ही रहेगा, 9 से 4.5 भाग देंगे तो 0.5 आएगा। कितना, 9 × 5 = 45 होता है। और यहाँ 13 में 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छक होता है 78 होता है। लेकिन यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आप भी 2 अंक के बाद दशमलव देंगे राइट साइड से। ठीक है ना, प्लस 0.4। अब देखिए, यहाँ हो गया 17 माइनस 0.5 प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर अगर 0 दे देते हैं तो ऐड करना आसान हो गया। यहाँ 8 हो गया, 7 4 11 हो गया, और 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव दे देंगे, सिंपल। अच्छा, इसमें से घटाएंगे, 17 में से 0.5 घटाएंगे तो
5 होगा, बिल्कुल होगा। इसमें ऐड कितना करना है 1.18, यहाँ एक जीरो दे देंगे तो जोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, तो दशमलव लिखेंगे और 50 में 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 68, और यहाँ पर 16 है तो 16, यानी 16 और 1 यहाँ पर है 17, 16 और 1 मिलकर 17, यानी 17.68 आपके सवाल का आंसर हो गया। 17.68 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है। सवाल में कहता है, देखिएगा ध्यान से, कि यह नियत किया गया कि 780 रुपया को पी क्यू आर में बांटा गया है। देखिएगा पी क्यू और आर में बांटा गया है। पहले बोला है 1:2:3 बांटा गया है। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से इन तीनों को मिलाकर कितना यूनिट होगा? तो 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट। आपके हिसाब से 6 यूनिट, और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 780 है। आपके हिसाब से तीनों का योग 6 है, क्वेश्चन बोला है कि नहीं तीनों को मिलाकर 780 है। काटेंगे तो 13 बार में कटेगा और 1 जीरो आएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 130, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। अच्छा बोला है कि लेकिन गलती से वितरण 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में किया गया है, तो इस गलती से क्यू को कितना नुकसान होगा ये पूछा है। इसका मतलब 2 बार रेशियो निकालना पड़ेगा। एक बार और पी क्यू आर निकालिएगा तो पहली बार में दिया है 1/2, फिर क्यू का दिया है 1/3 और आर का दिया है 1/4। अच्छा इसको सीधा करने के लिए 2, 3, 4 का जो हर में है डिनोमिनेटर में, उसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा, तो 12 से सब में गुणा कर देंगे। ऊपर वाला में सब में 12 से गुणा करेंगे ताकि सीधा हो जाए। 2 से 12 भाग देंगे तो 6 होगा, 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 ही होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इधर जो 1 यूनिट का वैल्यू 130 आया था, आपसे पूछा है क्यू का ही केवल, तो क्यू का कितना यूनिट है? 2 यूनिट है, तो क्यू का 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 130, 2 यूनिट का वैल्यू 260, 13 दूना 26 होगा 260। अच्छा इधर आइएगा तो इधर तीनों को मिलाकर कितना है? 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट। आपके हिसाब से 13 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि इसको भी 780 बोला है, इसको भी क्या बोला है 780, इसमें भी तीनों को मिलाकर 780 और इसमें भी तीनों को मिलाकर 780, लेकिन ये गलती से लिखा गया है। ये जो लिखा गया है 1/2, 1/3, 1/4, ये गलती से लिखा गया है, यानी गलती वाला है। 13 से काटेंगे एक बार में, 13 6 78 हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 60। आपसे पूछा है क्यू का नुकसान, तो यहाँ क्यू का कितना है? 4 यूनिट है, तो यहाँ क्यू का निकालिएगा तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 4 यूनिट का वैल्यू 240, 4 यूनिट का वैल्यू 240। अब देखिए पहले कितना सही वाला कितना है? 260 है। गलती से कितना हो गया क्यू का? 240। कितने की कमी हो गई? कितना का नुकसान हुआ? तो कहिएगा 20 का नुकसान हुआ होगा। देखिए ना 260 में से 240 घटाएंगे तो कितना का नुकसान होगा? 20 का नुकसान होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो फिर चलिए अगले सवाल पर। और अगला सवाल क्या कहता है, बड़े आराम से देखिएगा। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आ रहा है, सब कुछ ट्रिक अप्रोच, तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से सीखिए, आराम से समझिए। देखिएगा बात, सवाल में बोला है कि रमन ने 9 बरस बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी ये बता देना है। समझिएगा बात। अच्छा कुल जो धनराशि है उसको हम 100% मान लेते हैं। कितना परसेंट? 100%। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है, समझिए बात। बोला है कि 9 बरस बाद वो भुगतान कर रहा है, मतलब ब्याज के रूप में कितना दे रहा है? 13,300। 9 बरस
टोटल टाइम जो है वो 9 वर्ष है। कितना है? 9 वर्ष। अब समझिएगा, बोला है कि पहले 2 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 9% का ब्याज लग रहा है। कितना परसेंट का? 9% का। और शेष जो बच गया टाइम, अब देखिए ना, 9 में से टोटल 9 बरस था, उसमें से 2 बरस और 3 बरस निकल गया, तो बचेगा और 4, 3 2 मिलकर 5 बरस निकल चुका है, 4 बरस और बचेगा शेष। और ये जो शेष बच गया इसको बोला है 14% का ब्याज लग रहा है, तो 14% लिख देंगे। अब देखिए, 1 बरस में 6% तो 2 बरस में कितना? 12% हो गया। बहुत शानदार। 1 बरस में 9% तो 3 बरस में 9 3 27% हो गया। बहुत शानदार। 1 बरस में 14% तो 4 बरस में हो जाएगा 14 चौका 56%। अच्छा एक बात बताइए, तीनों को जोड़िएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो देखिए ना, 7 और 2 9, 9 और 6 15 का 5 हो गया, 5 2 7 1 8 1 9 हो गया, यानी 95% हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से इंटरेस्ट कितना हो गया? आपके हिसाब से इंटरेस्ट हो गया 95% हो गया, जबकि सवाल कहता है कि नहीं, ब्याज जो है वो 13,300 है। सवाल क्या कहता है? सवाल में कहा है कि 9 बरस बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपया दिया जा रहा है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से आया है 95%। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 19 से काटिए, 19 पचे 95 होता है, 19 से काटेंगे 19 7 133 और 00 है तो 00। फिर 5 से काटेंगे, एक बार में 5 से काटेंगे तो 140 आ जाएगा, यानी 1% का वैल्यू हो गया आपको 140। सवाल में बोला है कि कुल धनराशि बताइए, और कुल धनराशि को हमने 100% मान के रखा है। तो जब 1% का वैल्यू 140 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 14,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। कैसा लगा ट्रिक आप बताइए? लगा ना बढ़िया शानदार ट्रिक? बहुत ही लाजवाब ट्रिक है और बहुत ही प्यारा ये ट्रिक है। क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इवन ये प्रीवियस ईयर में बिहार सिविल कोर्ट में ये पूछ चुका है। जब 20 के पहले बिहार सिविल कोर्ट का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछ चुका है। ठीक है ना, इसीलिए आपको रूबरू करा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि किस टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछता है। बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, समझिएगा सवाल क्या कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है, उधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। माफी चाहेंगे, बोला है आधार वाले 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। बोला है सवाल में कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखिए, जो भी वृत्त का एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, दोनों बराबर है एरिया। अच्छा एक बात बताइए, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है वृत्त की? तो 8 सेंटीमीटर। अच्छा इसका आधार कितना दिया हुआ है? आधार बेस वो दिया है 8 सेंटीमीटर, और इसका हाइट नहीं दिया हुआ है, यानी हाइट आपको निकालना है। अब एक बात बताइए, इसका एरिया क्या हो जाएगा? वृत्त का एरिया क्या होता है? तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर एक्स स्क्वायर। बहुत शानदार। अच्छा त्रिभुज का एरिया क्या होता है? त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अच्छा पाई की जगह पर पाई हो गया और आर के जगह पर यहाँ 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8 होगा। बहुत शानदार, बराबर। यहाँ हो गया 1/2, बेस कितना है? तो कहेगा 8 है, और हाइट आपको निकालना है, हाइट अपनी जगह पर रहेगा, 8 से 8 इजीली कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 दूना 16, यानी इधर हो गया 16 पाई बराबर एच, यानी हाइट कितना आ गया? तो कहेगा कि हाइट आ गया 16 पाई, और यही 16 पाई आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो गया बाबू? ए हो गया। तो ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया, आगे चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कैसे बनाएंगे ये देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से देखिए। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या से गैर कहानी पुस्तकों की संख्या का अनुपात दिया। देखिए
कुछ पुस्तकालय में पुस्तक है जो जिसमें क्या है, कुछ पुस्तकें कहानी वाली है, कुछ पुस्तकें कहानी की है और कुछ पुस्तकें गैर कहानी की है, गैर कहानी की है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात दिया है 4:5। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, और इसमें कहानी की पुस्तकों की संख्या 900 है। जब कहानी की कुछ और किताबें खरीदी गई तो अनुपात 8:9 हो गई। बोला है कि जब कहानी की कुछ और किताबें खरीदी गई तो ये अनुपात 8:9 हो गया, 8:9 हो गया। अब समझिएगा बात, इसमें क्या खरीदा जा रहा है, तो कहानी की किताब खरीदा जा रहा है, गैर कहानी की किताब नहीं खरीदा जा रहा है। इसका मतलब कि गैर कहानी की किताब जितना पहले थी उतना अभी भी होनी चाहिए, लेकिन ये अलग अलग है तो बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 9 है तो ऊपर वाला में 9 से गुणा कर देंगे, और ऊपर 5 है तो नीचे वाला में 5 से गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। 9 चौका हो गया 36 अनुपात 9 पचे हो गया 45, यहाँ 8 5 जा 40, यहाँ 9 5 जा 45। अब देखिए ना, ध्यान से जरा देखिए, पहले भी ये 45 था गैर कहानी की किताब, अभी भी 45 हो गया, क्योंकि मैंने सवाल में क्या बताया, सवाल में ये बोला है कि कहानी वाली किताब और कुछ खरीदा जा रहा है, गैर कहानी वाली किताब जितना पहले था उतना अभी भी करना पड़ेगा, इसीलिए करना पड़ा। अब एक बात बताइए, यहाँ यही तो इनिशियल रेशियो है, पहले वाली रेशियो क्या है, 36:45, यानी 36:45 में ये जो 36 है यही कहानी वाली यूनिट है। कहानी वाली किताब की यूनिट कितनी है, 36 यूनिट है, जबकि सवाल में बोला है कि कहानी वाली किताबों की संख्या टोटल 900 है। टोटल कितनी है, 900 है। आपके हिसाब से कहानी वाली संख्या का कितना अनुपात यूनिट है, 36 यूनिट है, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं यही 36 यूनिट का वैल्यू 900 है। 9 से काटिए, 9 चौका 36, 9 से काटिए तो 9 एकम 9, यानी 4 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना बाबू, 100। अच्छा एक बात बताइए, पहले कहानी की किताब का कितना यूनिट था, 36 यूनिट था, और बाद में कितना यूनिट हो गया, 40 यूनिट हो गया, बाद में कितना हो गया, 40। कितना यूनिट मिलाया गया है, तो कहिएगा 4 यूनिट मिलाया गया है। तो 4 यूनिट का वैल्यू बताना है, तो 4 ही यूनिट का वैल्यू तो यहाँ आया है 100, 4 ही यूनिट का वैल्यू तो 100 आया है, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब और जो है कहानी की किताब जो है, कहानी वाली किताब और जो है 100 खरीदी गई है। कितनी खरीदी गई है, 100, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अब बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है। आप देखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है ये समझिए। सवाल में कहता है कि एक विक्रेता ने, सुनिएगा ध्यान से, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी। सुनिएगा ध्यान से, एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 टॉफियाँ खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी। अब समझिएगा, अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है। एक बात बताइए, जब भी इस तरह का सवाल आए तो रुपया को ऊपर लिखिएगा और वस्तु को नीचे लिखिएगा। रुपया को ऊपर लिखेंगे, वस्तु को नीचे लिखेंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कितना रुपया बोला है, 1 रुपया बोला है। कितना टॉफी बोला है, 10 टॉफी बोला है। ठीक है, अच्छा, इस पर वो 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो एक बात बताइए, जब 25% का लाभ कमाएगा तो 125% का वैल्यू निकलेगा, और 125% का मतलब होता है 125/100। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 25 से काटिए, 25 पचे 125 और 25 चौका 100। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया, और नीचे 4 2 जा हो गया 8। मैंने बताया था ऊपर रुपया नीचे वस्तु, मैंने क्या बताया था, ऊपर रुपया नीचे वस्तु। तो 1 रुपया में कितने यहाँ टॉफी हो गए, तो कहेगा 1 रुपया में 8 टॉफी हो गए। 1 रुपया में कितनी टॉफियाँ हो गई, तो 8 टॉफियाँ हो गई। 1 रुपया में कितनी टॉफियाँ मिलेगी, तो 8 टॉफियाँ बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, सी। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इस तरह का ट्रिक आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। यकीन मानिए, भरोसा करिए, आपको बहुत ही ट्रिकी और कंसेप्चुअल सवाल को भी ट्रिकी बनाकर बताया जा रहा है। इसलिए अगर पसंद आ रहा है तो दबाकर लाइक शेयर करते रहें। देखिए,
देखिए कैसे इसको बनाएंगे। बोला है कि P और Q की औसत आय दे दिया है 8500। तो P और Q का अगर हम निकालें योग तो औसत में 2 से गुणा कर देंगे, यानी 8500 में हम जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो कहेगा कि 0 0 और 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17 इतना मिलेगा। अच्छा फिर आगे दिया है Q प्लस आर। Q प्लस आर का औसत कितना दिया है, तो कहेगा 6450 दिया है। इसमें भी 2 व्यक्ति हैं, योग निकालने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, और 4 दूना 8, 1 9 हो गया, और 6 दूना 12 हो गया। ठीक है। अच्छा जब P प्लस आर का वैल्यू निकालेंगे, P प्लस आर का, तो P प्लस आर का जो मासिक औसत मासिक है कितना, 7300 है। कितना है, 7300। 2 व्यक्ति है तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 7 दूना 14 हो गया। हो गया, बहुत शानदार। अब तीनों को इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो देखिए ना 2P है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, P प्लस 2Q है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो Q आ जाएगा, 2R है तो 2 कॉमन लिए है तो यहाँ R हो जाएगा, और इसका योग इधर कितना हो जाएगा, 0 0, 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी। ठीक है, 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14, 13 1 14, 1 कैरी हो गया, और यहाँ 3 और 1 4 हो गया। सही है, जोड़ने पर सब कुछ 0 0 मिल गया, 9 6 15 का 5 हो गया, 1 कैरी हो गया, 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14 हो गया, 1 कैरी, 3 1 4 हो गया। अब 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ से तो P प्लस Q प्लस R का वैल्यू निकलेगा कितना बाबू, तो कहेगा कि 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10 इतना मिल गया। अब आपको निकालना है Q का मासिक इसका, तो P और R का वैल्यू इधर घटाना पड़ेगा। तो Q का वैल्यू निकालना है तो ये टोटल तीनों का आया है 22,250, और उसमें से P और R का वैल्यू घटाना पड़ेगा। था P और R का वैल्यू कितना है, तो कहेगा P और R का वैल्यू है 14,600, तो इसमें से 14,600 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 हो गया, 5 हो गया, 12 में से 8 गया, 4 हो गए, 12 में 6 गया तो 6 हो गया, यहाँ बचेगा कितना बाबू, 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, यानी 7,650 हो गया। 7,650 का मतलब हो गया, आंसर हो गया कौन सा बाबू, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, ए हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल था। देखिए सवाल में कहता है कि यदि एक दिन में 6 घंटे करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिन में पूरा काम करेंगे। तो यहाँ काम करेगा MDH। MDH मसाला आपका नाम सुने थे, MDH, M1 D1 और H1 इक्वल टू M2 D2 और H2। मतलब M2 मतलब कितने व्यक्ति, तो कहेगा कि 10 व्यक्ति। ठीक है, D1 मतलब कितने दिन, तो कहेगा 90 दिन। H1 मतलब घंटा, घंटा मतलब 6 घंटा। इधर देखिए M2 का मतलब 6 व्यक्ति हैं, D2 नहीं दिया है, निकालना है। H2 का मतलब 15 दिया है, 15 से काटिएगा 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, और 6 से 6 भी कट गया, यानी 10 छक्के कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। सही है सब कुछ। 10 6 90, इधर हो गया 6 D2 और 6, 15 छक्के 90 से 90 हो गया, 10 छक्के 60 हो गया जी। हाँ सही है। D2 कितना हो गया, 60 दिन हो गया। कितना दिन हो गया बाबू, 60 दिन हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना आसानी से, कितना जल्दी से आपने इस सवाल को MDH की सहायता से आपने चटका दिया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि PQR प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 200, 300 और 400 रुपया है। सुरेश 2000 रुपया में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। उसने Q प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। समझिए बात, यहाँ P है, Q है और R है। समझिए बात, P जो है वो 200 रुपया पैसा है उस वस्तु का, और Q के पास 300 है और R के पास 400 है। ठीक है। अच्छा इनका अनुपात कितना दिया है वस्तु का, तो 1:2:3। अच्छा इसको
मल्टीप्लाई करिएगा तो इधर 200 मिलेगा, इधर मिलेगा 3 दूना 600 और इधर मिलेगा 4 3 1200। ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से तीनों का कितना अनुयोग है? तो 12 6 18 2 2000। आपके हिसाब से 2000 यूनिट, और क्वेश्चन बोला है कि यही तीनों को मिलाकर सवाल में दिया है 2000, यानी अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो 2000 से 2000 एक एक बार में कट गया, यानी एक यूनिट का वैल्यू हो गया 1। जब एक यूनिट की वैल्यू 1 तो बोला है क्यू प्रकार की कितनी वस्तु है? तो क्यू प्रकार की कितनी वस्तु है? 2 वस्तुएं हैं, यहाँ पर 2 वस्तु दिखाई दे रही है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। एक का यूनिट का वैल्यू 1, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और यही आपका सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार। अब देखिए सवाल है, बोला है सवाल में कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिक कितनी कमाई करेंगे? अब इसका ट्रिक देखिए, अब इसका ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ट्रिक क्या है देखिएगा। बोला है कि 15 श्रमिक, तो ऐसे याद रखिएगा, ऐसे पर ऐसे याद रखिएगा M1 D1 बाई W1, यानी वर्क कितना, या पैसा भी कह सकते हैं यहाँ पर। फिर M2 D2 और नीचे W2। अच्छा, M1 मतलब 15 श्रमिक है, D1 मतलब 10 दिन लग रहा है, कितना पैसा कमा रहे हैं? 1800 रुपया। बहुत शानदार। M2 का मतलब दिया है कितना? तो 5 दिया है, 8 दिन लग रहा है, कितना पैसे नहीं मालूम, x मान लेते हैं। तो इससे यहाँ से एक जीरो कट गया। ठीक है जी। 15 से 12 बार में 180 कटता है। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना? 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 12 5 60 और इंटू 8 है तो 8। तो यहाँ हो गया कितना बाबू? 8 6 48, यानी 480 रुपया आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 480 रुपया आपके सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन बी हो गया इस सवाल का सही आंसर। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है और कितना शानदार अप्रोच है। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। अगला सवाल क्या कहता है इसको देखेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है यह भी, और बहुत ही शानदार ट्रिक है इसका। बोला है, सुनिएगा ध्यान से, एक हैंडबैग पर 25% की छूट थी। ठीक है। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नगद भुगतान करने पर 10% की और छूट मिल गई, एक बार और छूट मिल गई। तो उसने 540 रुपया का भुगतान किया, तो हैंडबैग पर अंकित मूल्य कितना था ये बताना है। देखिए, अंकित मूल्य का मतलब हो गया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस। पहली बार बोला है 25% का छूट। 25% का मतलब होता है छूट मिल गई, मतलब 75% पर बिकेगा, मतलब 75% का मतलब होता है 75/100। उसके बाद इतना छूट के बाद जब पैसा जमा करने गई तो फिर 10% का छूट मिला, और 10% का छूट का मतलब हो गया 90%, और 90 का मतलब होता है 90/100। इतना करने के बाद उसने 540 रुपया का भुगतान किया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 25 से 25 3 75 और 25 चौका 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 9 से 9 6 54 60 हो गया, और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 20 हो गया। 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ 10 भी है, तो 10 चौका हो गया 40। तो MP मार्क प्राइस हो जाएगा 10 चौका के हो कितना हो गया? 40 हो गया, और यहाँ पहले से 20 है तो 20 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 यानी 800। मार्क प्राइस कितना हो गया? 800। मार्क प्राइस कितना हो गया बाबू? 800 हो गया, यानी अंकित मूल्य हो गया बाबू 800। अंकित मूल्य कितना हो गया बाबू? 800। आप समझ गए होंगे। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये शानदार ट्रिक है, ये शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है। देख पा रहे हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक और तरीका है, अगर आप चाहते तो बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक और तरीका क्या है। बोला है कि 25% का छूट का मतलब क्या होता है? तो 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। तो अगर मार्क प्राइस आपका 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? छूट है तो 1 कम करेंगे तो 3 हो गया। अच्छा, 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 आपका अगर मार्क प्राइस है और 1 कम कर दें तो 9 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छूट हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 10 चौका 40 हो गया, और यहाँ हो गया 9 3 27। एक बात बताइए,
ये जो सेलिंग प्राइस है ये आपके हिसाब से कितना है, 2700 है आपके हिसाब से, सॉरी 27 यूनिट है आपके हिसाब से 27 यूनिट। और क्वेश्चन बोला है कि नहीं 540 रुपया भुगतान किया जा रहा है बेचने के लिए, 540 रुपया और आपके हिसाब से 27 से काटेंगे, 27 दूना 54 हो गया, मतलब एक यूनिट का वैल्यू हो गया 20। अब आपसे पूछा था कि अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस का कितना यूनिट आया है, 40 यूनिट। तो एक बात बताइए, एक यूनिट का वैल्यू 20, तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कर देंगे तो 800 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसी आपसे जल्दी बन जाए मतलब है जल्दी बनने से, ऑप्शन डी हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये शानदार ट्रिक है, ये शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, और इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार मार्क करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछते रहता है। देखिए बोला है कि 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य बताइए। बोला है कि हानि हो रही है यानी लॉस हो रहा है, और लॉस बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा ट्रिक क्या है, एक बात समझिए। जब हम 18 गेंदों के क्रय मूल्य से यानी सीपी से, जब हम 18 गेंदों के क्रय मूल्य से 18 गेंदों का सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, जब 18 गेंदों के क्रय मूल्य से 18 गेंदों का सेलिंग प्राइस जब माइनस करते हैं, तो हमें 6 गेंदों के लॉस के बराबर हो रहा है। यानी लॉस कितना हो रहा है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया। अब देखिए, अब यह जो इस -18 सेलिंग प्राइस को जब इधर लाएंगे तो प्लस में 18 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बहुत शानदार। अच्छा, ये जो 18 सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है और ये 6 कॉस्ट प्राइस है, बराबर के इस साइड जाएगा तो घटेगा, तो 18 कॉस्ट प्राइस में से 6 कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 12 कॉस्ट प्राइस। कितना हो जाएगा, 12 कॉस्ट प्राइस। अच्छा, आप जो यहाँ पर 18 सेलिंग प्राइस है, इस 18 सेलिंग प्राइस का सवाल में दिया है 900 रुपया, आपके हिसाब से 18 सेलिंग प्राइस का कीमत कितना दिया है, 900 रुपया। 18 गेंदों का मूल्य कितना दिया है, 900 रुपये। यहाँ इधर हो गया कितना बाबू, 12 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो जब एक कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालिएगा तो सीपी कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 900 बटा 12 हो जाएगा। 12 से काटेंगे कितना बार में, 12 से 84 हो जाएगा, और 12 पचे 60 हो गया, यानी 75 रुपया आपका हो गया। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया, 75 रुपया हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इसके बाद वाला सवाल को आपको होमवर्क में बनाना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का आपको बनाना है कहाँ बाबू, होमवर्क में बनाना है, और इसका आंसर कहाँ देना है, आंसर कहाँ दीजिएगा, तो कहिएगा इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ आप आंसर दीजिएगा बाबू, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर किनका आता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा है, सब कुछ अच्छा लगा है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक करके जाइएगा। जितने लोग नहीं लाइक किए हैं लाइक करके जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे और एक भी क्लास आपका मिस ना हो, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।